दोस्तों आज हम आरपीसी द्वारा आयोजित एसएसटी सेकंड ग्रेड जो परीक्षा होती है उसके पाठ्यक्रम के बारे में जानेंगे। और जब उसके पाठ्यक्रम की बात करेंगे तो हम एसएसटी का जो लोक प्रशासन की जो इकाई है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसके पाठ्यक्रम की बात करेंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 5 यूनिट्स हैं और बहुत ही छोटा सब्जेक्ट है, तो उसके पाठ्यक्रम की हम आगे बात करते हैं। और जब हम बात करते हैं लोक प्रशासन की सेकंड ग्रेड परीक्षा में, सेकंड ग्रेड अध्यापक परीक्षा में, तो सेकंड जो प्रश्न पत्र होता है उसमें 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 में से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन जो है लोक प्रशासन से आते हैं। 15 से 20 क्वेश्चन के लगभग जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में से आते हैं और इसकी है 5 इकाई। ठीक, कौन कौन सी इकाई है उनकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लोक प्रशासन का अर्थ क्या होता है। लोक प्रशासन का सामान्य रूप में अर्थ क्या होता है, लोक प्रशासन विषय के रूप में क्या मतलब होता है। तो सामान्य रूप में जनता के लिए किया जाने वाला शासन, और लोक प्रशासन विषय की अगर बात करें तो इसका जो संबंध होता है वह होता है सरकार से। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिर हम इसका जो इंग्लिश वर्ड है इसके भी अर्थ को जानेंगे, इसका इंग्लिश वर्ड जो होता है उसका क्या मतलब होता है। फिर हम बात करेंगे इसका क्षेत्र, लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या होता है। जब हम क्षेत्र की बात करते हैं, इसके दायरे की बात करते हैं, इसके स्कोप की बात करते हैं, तब हम बात करते हैं एक संकुचित विचारधारा, एक व्यापक विचारधारा या दृष्टिकोण, फिर एक पोस्टस्कोप दृष्टिकोण, एक विषय वस्तु दृष्टिकोण, तथा एक है आपके मानवीय दृष्टिकोण। इनकी हम बात करेंगे जब हम बात करेंगे लोक प्रशासन के स्कोप, उसके क्षेत्र की या उसके दायरे की। फिर प्रकृति की बात जब हम करेंगे तब हम बात करेंगे लोक प्रशासन कला है, आर्ट है या विज्ञान है तो कैसे है। ठीक है, उसके जो फेवर में तर्क है उनकी बात करेंगे और यहाँ उन थिंकर्स की बात करेंगे जो इनको कला मानते हैं, लोक प्रशासन को कला मानते हैं या विज्ञान मानते हैं। कोई भी जो चिंतक होते हैं, विषय के विशेषज्ञ होते हैं, उनकी ये कोशिश रहती है कि वो अपने सब्जेक्ट को सिद्ध करें कि वो विज्ञान है। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम इसको जानेंगे, इसकी प्रकृति को जानेंगे। फिर एक सब्जेक्ट के रूप में इसके एवोल्यूशन की अगर हम बात करें, एक विषय के रूप में विकास की बात करें, तो इसके जो 5 चरण हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। 1887 से अगर हम बात करें, 1887 में वुडरो विल्सन इसके पिता कहे जाते हैं लोक प्रशासन के। 1887 से इसके जो विकास का जो प्रारंभ होता है लोक प्रशासन के। और वर्तमान में भी अगर देखें तो लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में और एक व्यवस्था के रूप में, दोनों ही रूप में जो है विकास चल रहा है, विकास हो रहा है। तो इसके जो 5 चरण हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। उनमें कौन कौन से थिंकर्स हुए, कौन कौन की किताबें लिखी, इन 5 चरणों की क्या विशेषताएं थी, उनके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम संगठन के सिद्धांतों की बात करेंगे। संगठन के सिद्धांतों की जब बात करेंगे तो उसमें बात होगी शास्त्रीय उपागम की बात होगी, उसमें बात होगी वैज्ञानिक प्रबंधन की बात होगी, उसमें मानव संबंध उपागम की बात होगी, उसमें आपका परिवेश का जो प्रभाव होता है संगठन पे या लोक प्रशासन में उसकी बात होगी, उसमें व्यवहारवादी उपागम की बात होगी, उसमें नौकरशाही उपागम की बात होगी। लगभग 6 सिद्धांत हम इसमें पढ़ेंगे। उसके सिवा अन्य जो सिद्धांत होते हैं, पद सोपान, आदेश की एकता, नियंत्रण का क्षेत्र, ये सारे जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे जब हम इनके सिद्धांतों की बात करेंगे। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर की जब बात करें, प्रशासनिक व्यवहार की बात करें, तो हम जानेंगे निर्णय निर्माण के बारे में, डिसीजन मेकिंग के बारे में, कैसे डिसीजन मेकिंग की जाती है। फिर मनोबल या मोरल के बारे में, इसका क्या महत्व है किसी संगठन के अंदर या लोक प्रशासन के अंदर। लोक प्रशासन में भी संगठन होता ही है तो उसमें क्या महत्व है। अभिप्रेरणा या मोटिवेशन का संगठन के अंदर या लोक प्रशासन के अंदर क्या महत्व है, उसके बारे में हम जानेंगे। फिर हम भारतीय प्रशासन में मुद्दे की हम जो टॉपिक है उसमें हम जानेंगे राजनीतिक व स्थायी कार्यपालिका के बारे में। इनके बीच में क्या संबंध होता है। राजनीतिक कार्यपालिका जो कि एक अस्थायी कार्यपालिका होती है, और ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही जो कि स्थायी कार्यपालिका होती है, उसके बीच में संबंध के बारे में जानेंगे। उनमें जो विवाद के क्षेत्र है उनके बारे में हम जानेंगे। फिर हम जानेंगे स्पेशलिस्ट, सामान्यज्ञ, जर्नलिस्ट एंड विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट के बारे में जानेंगे कि इनके बीच ये कौन होते हैं,
इनके बीच में क्या विवाद होता है और इनके विवादों का किस प्रकार जो है समाधान किया जा सकता है, उसकी हम बात करेंगे। सामान्य ज्ञ जो कि सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं, जो RS वगैरह होते हैं, IAS वगैरह होते हैं, ये सामान्य ज्ञ में आते हैं। और विशेषज्ञ की हम बात करें, स्पेशलिस्ट की, तो जो तकनीकी क्षेत्र के लोग होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, वो विशेषज्ञ होते हैं। फिर प्रशासन में जन भागीदारी। प्रशासन में अगर जन भागीदारी की बात करें, पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात करें, तो किस प्रकार जनता प्रशासन में भागीदारी करती है। राजनीति में भागीदारी, प्रशासन में भागीदारी, तो रिकॉल कर सकती है, निर्वाचन के माध्यम से पार्टिसिपेट करती है जनता, रिकॉल कर सकती है, जनमत के द्वारा पार्टिसिपेट करती है। उसके सिवा अगर प्रशासन की अगर बात करें तो राइट टू इन्फॉर्मेशन के माध्यम से जनता पार्टिसिपेट करती है प्रशासन में। उसके सिवा जो सरकारें विभिन्न जो जन सेवा अदायगी जैसे कानून बनाती है, उनके माध्यम से भी जो है जनता प्रशासन में भागीदारी करती है। सोशल ऑडिटिंग होती है, उसके माध्यम से जनता प्रशासन में भागीदारी करती है। तो इन सारी बातों की हम यहाँ पर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे लोकपाल और लोकायुक्त संस्थान, जो संस्थाएं होती हैं उनकी बात करेंगे, और इनका संबंध होता है प्रशासन में भ्रष्टाचार से इनका संबंध होता है। लोकपाल के बारे में आपने अन्ना आंदोलन के बारे में सुना ही होगा। 2011-12 के आसपास अन्ना आंदोलन चला था। तो और लोकायुक्त की बात करें तो ये राज्य में होता है, लोकपाल केंद्र में होता है। भारत में काफ़ी समय बाद लोकपाल जो संस्था है उसकी स्थापना की गई, और अभी हाल ही में भारत के पहले लोकपाल को अपॉइंट किया गया। लोकायुक्त संस्था राज्यों में होती है। हम जानेंगे इनके कार्य क्या होती है, इनकी सीमाएं क्या होती है, इनकी शक्तियाँ क्या होती है, कैसे इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है, कैसे इनका रिमूवल होता है, और ये जो कानून बने हैं वर्तमान में भारत में, जो लोकपाल और लोकायुक्त कानून हैं, इनमें क्या कमियां होती है। ये हमने मॉडल कहाँ से, किस देश से लिया, ओम्बुड्समैन स्वीडन से हमने इसको लिया। तो ये सारी बातें हम हमारे जो एग्ज़ाम है RPSC सेकेंड ग्रेड, उसको ध्यान में रखकर सारी बातें करेंगे। और इसमें जो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है